वेलकम बच्चों। अब आज पढ़ेंगे आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र में पाचन किसका होना है? भोजन का पाचन होना है, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट दीर्घ पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो लघु पोषक तत्व है उसमें विटामिन और मिनरल को आपने पढ़ा है। तो पाचन है क्या, जिसको आप डाइजेशन कहते हैं? ये पाचन कहते किसे हैं? भोजन के जटिल एवं अविसरणशील पदार्थ को सरल एवं विसरणशील पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यह जान लेना आवश्यक है कि हम अच्छा से अच्छा भोजन करें, अगर उसका सही ढंग से पाचन न हो तो हमें ऊर्जा नहीं मिलता, और ना ही उसके द्वारा अन्य जो सब्सटेंस रूपी जैसे ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, इनका भी निर्माण नहीं हो पाता। और एक शब्द में अगर कहें तो पाचन सही ढंग से न हो तो कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज या अपच हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो होता है वह नितांत आवश्यक होता है कि सही ढंग से हो। इसके लिए जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है, जिसमें जो शरीर, हमारे शरीर के अंतर्गत जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उस आहार नाल जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल, उस आहार नाल में से जब भोजन विभिन्न भागों से गुजरते हुए आगे बढ़ता है तो क्रमशः भोजन का पाचन सही ढंग से होता है, और भोजन का पाचन होने के फलस्वरूप ही आपको ऊर्जा या ब्लड का निर्माण होना संभव है। हमारे आहार नाल की अगर बात करें तो आहार नाल मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबा, 8 से 10 मीटर लंबा नलिकाकार खोखला भंजमय मतलब फोल्डेड संरचना होती है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अर्थात जठरांत्र मार्ग कहते हैं। इस प्रकार से अगर मनुष्य के वास्तविक लंबाई की बात करें तो कोई भी मनुष्य लगभग सामान्य रूप से अगर बात करें मनुष्य की तो 2 मीटर से कम ही लंबाई वाला होता है। 2 मीटर की शरीर लगभग उसमें 8 से 10 मीटर लंबा आहार नाल किस तरह से व्यवस्थित है, इसलिए कि यह नलिकाकार ट्यूब्यूलर जिसे कहते हैं खोखला होता है, भंज में फोल्डेड होता है, और जिस तरीके से ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना के कारण, ये आहार नाल टेढ़ी मेढ़ी संरचना के कारण इस 2 मीटर की लंबाई में व्यवस्थित है। जिस आहार नाल के 4 मुख्य भाग होते हैं, आहार नाल के
4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन? पहला बकल कैविटी, मुख्य गुहा। दूसरा आइसोफेगस, ग्रास नली। तीसरा स्टमक, आमाशय। और चौथा है आंत। इसको हम बकल कैविटी, इसको हम आइसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन आदि आहार नाल के 4 मुख्य भाग होते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान दें कि कभी कभी बच्चे यह पूछते हैं कि आहार नाल की जो लंबाई है 8 से 10 मीटर क्यों है और कैसे व्यवस्थित है। तो इसका रीजन है, यह एक भंजमय फोल्डेड मतलब यहाँ पर इस टेढ़ी मेढ़ी संरचना ये व्यवस्थित होती है इस तरीके से। अगर इसको फैलाएंगे तो इतने जगह को आप यहाँ तक हम फैलाएंगे तो आप बढ़ा सकते हैं। इस परिस्थिति में यहाँ पर यह भंजमय संरचना है, फोल्डेड है और खोखला है। खोखला इसलिए कि इसी में से भोजन विभिन्न भागों तक पहुंचता है और इसी को हम जठरांत्र मार्ग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, भोजन का मार्ग हम कहते हैं। ये आहार नाल के 4 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें बकल कैविटी ये पार्ट होता है मुख्य गुहा। दूसरा होता है ग्रास नली, यहां से गर्दन से लेकर के यहां तक ये ग्रास नली है जिसको आप आइसोफेगस कहते हैं। तीसरा पार्ट है स्टमक, जहां पर स्टमक यहां पर पार्ट होता है जो कैपिटल सी के आकृति की संरचना है। और जो लास्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन, जिसको आप कहते हैं। हमारे एक एक करके आप देखेंगे हमारे मुख्य गुहा में क्या क्या पाया जाता है। हमारे मुख्य गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं, जीभ होता है और दांत होता है, जिनका अलग अलग कार्य है। हमारे मुख्य गुहा में, मुख्य गुहा कहते किसे है? मुख्य गुहा का निर्माण 2 कपोलों, कपोल मतलब गाल, चिक, नीचे जीभ, ऊपर पैलेट जिसको तालू कहते हैं। कपोल, तालू और जीभ से मिलकर के एक गुहा का निर्माण होता है जिसे हम मुख्य गुहा कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर ये गाल नहीं होते तो क्या हम भोजन को आसानी से उतर सकते या चबा सकते या पी सकते? नहीं, क्योंकि जो भोजन का हम निवाला लेते उसमें से लगभग आधा से अधिक भाग नीचे धरातल पर गिर जाता, जैसे कि अन्य चौपायों में होता है। इस परिस्थिति में कुदरत ने सर्वाहारी नेचर होने के कारण ये कपोल के अंतर्गत ही भोजन का कण रहता है, जो दांतों के माध्यम से उतरने, चीरने फाड़ने व चबाने और पीसने
के कारण वह लुगदी के समान हो जाता है, और लुगदी के समान होने के पश्चात जब भोजन लार में सन जाता है तो उसके कारण एक बोलस का निर्माण होता है, जिसको हम बोलस कहते हैं। बोलस का मतलब फूड और सलाइवा के सम्मिश्रण को हम बोलस कहते हैं। अर्थात जब भोजन पर लार का प्रभाव हो जाता है तो भोजन चिकनाई युक्त हो जाता है, जिसके कारण ग्रास नली से होता हुआ वह आहार नाल के विभिन्न भागों तक पहुंचने में उसे आसानी होती है। तो मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार हम लोग का स्लाइटली एसिडिक होता है, बहुत कम अम्लीय होता है, क्योंकि इसका पीएच लार का 6.8 होता है, 6.8 होता है। लार नॉर्मल कंडीशन में 600 ml से लेकर के 1.5 लीटर तक प्रतिदिन वह स्रावित होता है जब अनुकूल परिस्थिति होती है। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जब आपके पास ऐसा कोई भोजन का साधन नहीं होता या आप समझ जाते हैं कि मुझे भोजन नहीं मिलने वाला है, उस परिस्थिति में लार की श्रावण की मात्रा जो होती है कम हो जाती है। लार में एक मंडपाचक एंजाइम एमाइलेज होता है, जिसके कारण वह भोजन का क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करने में सक्षम होता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन यह बनता है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो उसका उत्तर यही होता है कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार में उपस्थित जो मंडपाचक एंजाइम एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करने में सक्षम होता है। इस परिस्थिति में जीभ का रोल क्या होता है, आप सभी समझते हैं कि जीभ के द्वारा हम बोल सकते हैं। जीभ एक चम्मच के बाद काम करती है कि वह भोजन का अंतर्ग्रहण करने में सुविधा प्रदान करती है। जीभ में 4 प्रकार के टेस्ट बड होते हैं, जिसको स्वाद कलिकाएं कहती हैं, जो नमकीन, मीठे, कड़वे और कसैले स्वाद का अनुभव कराती हैं। इस परिस्थिति में हमारे जीभ का और भी रोल होता है कि दांतों के बीच फंसे हुए भोजन कण को निकाल करके दांतों के मध्य रखने का काम करता है। इस प्रकार से जीभ भोजन अंतर्ग्रहण के रूप में काम करता है, बोलने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनके कारण विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद का अनुभव कराती हैं, जिसमें जीभ का जो स्वतंत्र सिरा होता है वह मीठे स्वाद का अनुभव कराती है, जबकि अग्र और पार्श्व भाग पर वह नमकीन स्वाद का अनुभव कराती है। मध्य भाग जो होता है जीभ का, वह कौन सा स्वाद, वह खट्टे स्वाद का अनुभव कराती है, और जीभ का जो पश्च भाग होता है वह कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। अगर हम फिगर के द्वारा उसको देखें तो जीभ को इस तरह से हम थोड़े में समझा सकते हैं।
यह जीभ का जो स्वतंत्र सिरा ये मीठे स्वाद का अनुभव कराती हैं। अग्रपार्श्व अर्थात ये यह नमकीन स्वाद का अनुभव कराती हैं। मध्य भाग यह खट्टे स्वाद का अनुभव कराती हैं। और जीभ का जो पश्च भाग है वह कड़वे स्वाद का अनुभव कराती हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के स्वाद का अनुभव कराने के लिए, और इसको हम यूला कहते हैं, यूला, जिसको मुंह खोलने पर ऊपर से एक लटका हुआ पाया जाता है, उसको हम यूबुला के नाम से जानते हैं। इस परिस्थिति में जीभ के आपने कार्य को देखा कि भोजन अंतर्ग्रहण में वह चम्मच के भांति काम करती है, दांतों के बीच फंसे हुए भोजन कण को निकालने का काम करती हैं, बोलने में सहायक होती हैं और मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे इत्यादि का स्वाद का अनुभव कराती हैं। और साथ ही साथ हम मानव में तो नहीं, लेकिन मानव के अतिरिक्त कुछ ऐसे चौपाए हैं जिनके जीभ में एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम मीरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, जो चाटने के पश्चात, जीभ से चाटने के बाद अपने घाव को ठीक करने की क्षमता भी रखती हैं। इस परिस्थिति में आपने कुत्ते को देखा होगा कि वहां पर कोई चोट लग जाता है तो अपने घाव को चाट कर ठीक करने की वह कोशिश करता है। उसी तरह से अन्य जो चौपायों में, चाहे गाय है या अन्य जो स्तनियां हैं चौपायों में, वह अपने बछड़े को जीभ से चाट करके उनको एक्टिव करने का काम करती हैं जब धरातल पर उनका बछड़ा जन्म के समय पड़ा होता है। लेकिन हम मानव में ऐसा कुछ नहीं है। हम मानव इस सृष्टि के सबसे विकसित प्राणी हैं, तो कोई भी चोट लगने पर वहाँ पर हम वह ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेडिकली वह मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथियां और जीभ। तीसरा जो होता है वह दांत। दांत में हमारे जो मनुष्य में जो दांत होता है, मनुष्य में जो दांत होता है वह 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से दांत होते हैं उसको जरा ध्यान से देखेंगे। चार प्रकार के दांत होते हैं। ये जो डेंटिशन जो दांत होते हैं मनुष्य में, वह विषम दंती होता है। विषम दंती, विषम दंती का मतलब होता है हेटेरोडोंट, मतलब टोटल टीथ आर नॉट सिमिलर। सभी दांत क्या होते हैं, एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि टोटल टीथ आर नॉट सिमिलर। सभी दांत एक समान नहीं होते हैं, उन्हें हम विषम दंती कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है इंसाइजर, इंसाइजर। दूसरा है केनाइन। तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर।
इसको हम कृंतक या छेदक दांत कहते हैं। इसको हम रदनक दांत हिंदी में कहते हैं। इसको हम प्रचवर्ण कहते हैं और इसको चवर्ण कहा जाता है। इसको प्रचवर्ण को अग्रचवर्ण भी कहीं कहीं लिखा हुआ पाया जाता है। अगर इसके हम संरचना को अगर ध्यान दें तो इंसाइजर का एक चौड़ा सा ये भाग होता है जो सबसे आगे की तरफ पाया जाता है। केनाइन दांत जो होते हैं वह नुकीले होते हैं और प्रीमोलर में ये 2 उभारों वाला होता है और मोलर में ये 3 उभार वाले होते हैं। अगर इनके कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो इंसाइजर जो टीथ होता है वह क्या, उसका कार्य क्या है? कुतरने के लिए। रदनक का दांत, रदनक केनाइन टीथ का जो कार्य होता है वह टीयरिंग टीथ कहलाता है, चीरने के लिए। और प्रीमोलर जो होता है प्रचवर्ण, उसका काम होता है चेविंग टीथ, चबाने के लिए। और इसको हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, पीसने के लिए। भोजन को बारीक अगर पीसना है तो उसके लिए आप मोलर टीथ का इस्तेमाल करेंगे। आप भोजन को चबाने का कार्य करेंगे तो प्रीमोलर प्रचवर्ण दांत का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई हार्ड सब्सटेंस या कोई अगर कठोर पदार्थ आप खा रहे हैं तो उसके लिए आपको इस नुकीले वाले दांत केनाइन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर कोई बिल्कुल ये साधारण भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आप इंसाइजर टीथ का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनमें ये दांत नहीं पाई जाती, नुकीली दांत नहीं पाई जाती, केवल उनमें सक्रिय दांत ये इंसाइजर होता है। इस परिस्थिति में यहाँ पर दांतों के इस प्रकार से कार्य रहे। अगर दांत सभी कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं, चाहे वह मछली हो या मेढक हो या सरीसृप हो या स्तनी हो, केवल एक ही कशेरुकी प्राणी है जिसमें दांत नहीं पाए जाते, वह है कौन? एवीज वर्ग के अंतर्गत, पक्षी वर्ग के अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त चिड़ियों में कोई दांत नहीं होती। हाँ, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर जो लाल ग्रंथियां हैं मुख गुहा में स्थित होती हैं। इनमें एमाइलेज नामक मंडपाचक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए विशेषीकृत होता है। और इस लार का जो pH 6.8 होने के कारण यह स्लाइटली एसिडिक, बहुत कम अम्लीय है। ग्रास नाल की बात करें अगर बच्चे, तो यहाँ पर आइसोफेगस ग्रास नाल में कोई विशेष एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें श्लेष्म की उपस्थिति के कारण यह मार्ग को चिकनाई प्रदान करती है ताकि आसानी से भोजन इस ग्रास नली के द्वारा होते हुए आमाशय में पहुंच जाए। और आमाशय में पहुंचते ही वह कैपिटल सी की आकृति की जो स्टमक होती है 30 सेंटीमीटर लंबी मोटी, जो उसमें भोजन संग्रह पात्र का काम किया जाता है, उस स्टमक के 4 पार्ट होते हैं जिसको आप कार्डियक, फंडिक, पाइलोरस, बॉडी ऑफ स्टमक। जैसे जो भोजन एक बार मुख गुहा के द्वारा होते हुए ग्रास नली के माध्यम से होते हुए
अगर स्टमक में पहुंच जाता है तो वहां एक प्रकार का कार्डियक संकोचक पेशी होती है। कार्डियक संकोचक पेशी जो किसी भी परिस्थिति में भोजन को पूरी तरह से ऊपरी टाइटली बांध देने का काम करती है। वह पुनः वापस नॉर्मल कंडीशन में मुख गुहा के द्वारा बाहर नहीं आ सकता, भले ही आप पैरों को ऊपर कर लें और सिर को नीचे कर लें। बस एक ही कंडीशन है जो इनवॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत आता है। अगर वोमिटिंग किसी को होती है, जिसको वमन या कै कहते हैं, उस परिस्थिति में यंत्रवत झटके के साथ यह कार्डियक संकोचक पेशी फटती है और तुरंत अंदर जो स्टमक में भोज्य पदार्थ है वह ग्रास नली के और मुख गुहा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये जो क्रिया होती है केवल कैटिल या चौपायों में पाई जाती है। जुगाली करने वाले पशुओं में अपनी इच्छा के अनुसार भोजन को आमाशय से वापस ग्रास नली के द्वारा होते हुए मुख गुहा में ला सकती हैं और बारीक उनको पीसने और चबाने का कार्य कर सकती हैं। बाकी अन्य कोई ऐसा स्तनधारी प्राणी नहीं कर सकता, केवल शाकाहारी प्राणी ही कर सकते हैं, हम मानव नहीं कर सकते। इसके बाद ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है जो लगभग 1500 ग्राम की होती है, जो डाइजेस्टिव अंग के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वह है पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय 100 ग्राम की होती है, पीले रंग की ग्रंथि, जो यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें लगभग लाखों की संख्या में छोटी छोटी लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जो 4 प्रमुख प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं: अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, पीपी सेल। जो उसी में जो बीटा सेल है, उसी बीटा सेल में ही एक प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिसको आप इंसुलिन नामक हार्मोन कहते हैं। और वही इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा का नियमन और नियंत्रण करता है। यदि उस इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, व्यक्ति डायबिटिक पर्सन कहलाने लगता है, अर्थात वह डायबिटीज मेलिटस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके आगे नेक्स्ट डे हम बताएंगे।